मैक्सिमम सेलेबल पॉलिसी कौन सी है। अब ये भारत गृह रक्षा पॉलिसी दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IRDA on 1st April 2021. Since then it is continuing across India by all the general insurance companies. Reason being, this is an improvised version of the earlier policy. Means पहले जो पॉलिसी हम दे रहे थे स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, उसमें और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब क्योंकि ये पॉलिसी भारत गृह रक्षा पॉलिसी इज मेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज ओनली, तो इन दैट केस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि श्री भारत गृह रक्षा पॉलिसी में जो कमियां थी क्या वो इस पॉलिसी में इंप्रूव की गई हैं या नहीं, ये देखने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं प्रेजेंटेशन, and I hope this is visible to all of you. Okay. So the name Bharat Gೃಹ Raksha was finalized by IRDA only, and this name is continuing across India. बहुत सारे चेंजेस पॉलिसी में कर दिए गए। मीन्स सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न, इनबिल्ट एडिशनल कवरेजेस, इनोवेटिव कवरेजेस, दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पॉलिसी। और पॉलिसी की जो कमियां थी उनको कंट्रोल किया गया, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया, एड ऑन कवर्स को मर्ज कर दिया गया, कवरेज को कंप्लीट बनाया गया, और 1 अप्रैल से 21 से चाहे न्यू केसेज हों या रिवर्स हों या मार्केट रोल ओवर केस हों, सभी को फिर यही पॉलिसी अलाउ कर दी गई। मीन्स आज की डेट में अगर किसी रेजिडेंशियल हाउसेज का इंश्योरेंस करना है तो दिस इज द पॉलिसी एप्लीकेबल, एंड दिस पॉलिसी इज फॉर एवरी काउंट ऑफ हाउसेज। मीन्स ड्वेलिंग हाउस या रेजिडेंशियल हाउस जिसको आप कहते हैं are insurable under this policy only, in addition to the package policies. अब इसमें क्या चेंज किए गए थे? 2 पैरेलल और बढ़ाए गए, 3 बढ़ाए गए बेसिकली, लेकिन इसका पीरियड कन्फाइन कर दिया गया 10 ईयर्स के लिए। यह पॉलिसी को 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकता। डिलीशन ऑफ पैरेल इसमें एक भी अलाउ नहीं है। Means all 14 perils will continue from the date of issuance of the policy till the expiry date of the policy. Even on the request of the insured, no peril can be deleted from the policy. एक भी पैरल को डिलीट नहीं किया जा सकता और कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नहीं कर सकती। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट इसमें नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में जो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी थी उसमें एज पर टैरिफ ड्वेलिंग हाउसेज के लिए 50% डिस्काउंट अलाउड था। यहाँ वो अलाउड नहीं है क्योंकि रेट कॉम्पिटिशन है और रेट पर डी टैरिफ डिस्काउंट इज एज पर द डिस्कशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। एस्केलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एस्केलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड के मायने हैं कि पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड ऑन द डेट ऑफ इशू दिया गया है, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे एवरी ईयर for the purpose of claim settlement only, not for this resale or any other purpose. तो ये जो escalation होगा सम इंश्योर्ड में, this is automatic by default and without any extra premium. This is important. यानी अगर आज कोई पॉलिसी 50 लाख की ली गई है और 10 साल की ली गई है, तो वो 10 साल तक उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 50 लाख, पॉलिसी पर तो 50 लाख लिखा है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट पर्पसेस के लिए एवरी ईयर दैट सम इंश्योर्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड एस्केलेशन। कैसे होगा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा इसका। तो एस्केलेशन इस पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बाकी 2 कमर्शियल पॉलिसीज में नहीं है। यानी ये सिर्फ भारत गृह रक्षा पॉलिसी में है, भारत सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में एस्केलेशन नाम की चीज नहीं है। कंपल्सरी एक्सेस को इस पॉलिसी में खत्म कर दिया गया। यानी पॉलिसी पीरियड में अगर कोई क्लेम आता है तो कोई भी कंपल्सरी एक्सेस एप्लीकेबल नहीं होगा
और क्लेम सेटलमेंट फुल वैल्यू के लिए होगा. बट इन केस if the loss is caused by the terrorism, then only the compulsory access is applicable, because the terrorism compulsory access is decided by the terrorism pool. तो टेररिज्म की वजह से, टेररिज्म peril से अगर कोई लॉस हुआ है, then only the compulsory access will apply according to the terrorism pool. कंटेंट्स कवरेज अवेलेबल है. जितने टर्म की पॉलिसी दी जा रही है उतने टर्म तक के लिए कंटेंट कवरेज भी पॉलिसी में साथ ही लिया जा सकता है. नो एडिशनल पॉलिसीज रिक्वायर्ड. और मिनिमम प्रीमियम पॉलिसी का 100 रुपीज प्लस GST है. दैट मीन्स पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए ये बहुत मेजर चेंजेस हैं. पॉलिसी का कवरेज को ही पलट के रख दिया गया, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म का प्रोविजन था जिसमें 25-30 साल तक की पॉलिसी दी जा सकती थी. पहले ड्यूरेशन का प्रोविजन था, पहले लॉन्ग टर्म डिस्काउंट का भी प्रोविजन था, पहले एस्केलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, पहले कंपल्सरी एक्सेस भी होता था. ये सारी चीज़ें बदल के रख दी गई. एंड दीज आर द मेजर चेंजेस मेड इन दिस पॉलिसी. और यही नहीं, इसके अलावा पॉलिसी के पेरिल्स में भी चेंज किया गया. पेरिल्स में क्या चेंज किया गया कि बुश फायर में फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को भी शामिल कर दिया गया. यहाँ फायर की डेफिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि नेचुरल हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबशन जैसी चीज़ों से मकान को लॉस नहीं होता. देर आर वेरियस आइटम्स लाइक केमिकल्स, हे, कॉयर, ऐसी चीज़ों को लॉस हो सकता है, लेकिन मकान को कोई इस तरीके के स्पॉन्टेनियस कंबशन से या नेचुरल हीटिंग से या ओन फर्मेंटेशन से लॉस नहीं होता. और दिस पॉलिसी इज मेंट फॉर ओनली रेजिडेंशियल हाउसेस. तो फायर पेरिल विल रिमेन एज इट इज, बट फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को बुश फायर में शामिल कर दिया गया है. इम्पैक्ट डैमेज की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई, जिसमें कि एयरक्राफ्ट डैमेज को शामिल कर दिया गया है. और पॉलिसी में 3 नए पेरिल जोड़े गए: अर्थक्वेक, टेररिज्म एंड थेफ्ट. अब ये अर्थक्वेक और टेररिज्म पहले स्टैंडर्ड फायर एंड पॉलिसी में भी होते थे, लेकिन ये एड ऑन कवर होते थे और एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के ही कवर किए जाते थे. लेकिन अब ये इनबिल्ट हो गए, मीन्स नो एडिशनल प्रीमियम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. सेकेंडली, थर्ड पेरिल थेफ्ट जोड़ा गया. अब थेफ्ट का स्कोप लिमिटेड रखा गया, बिकॉज एक्सक्लूसिव थेफ्ट इज नॉट कवर्ड, बट इफ इट इज फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल, थेफ्ट इज कवर्ड फ्रॉम day 1 to day 7. That means riots से, फायर से, अर्थक्वेक से, साइक्लोन से अगर मकान को कोई लॉस होता है, मीन्स फायर पॉलिसी के 13 इंश्योर्ड पेरिल में से किसी भी पेरिल से कोई नुकसान होता है और उसके बाद कोई थेफ्ट होती है, तो वो थेफ्ट डे 1 से डे 7 तक कवर होगी. अभी देखिए, ये हम जो नॉर्मल पेरिल्स की बात करते हैं, कभी कभी ऐसे रियल पेरिल्स से भी लॉस हो जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जोशीमठ आपने सुना होगा. अब जोशीमठ में क्या हुआ था, किसी को कोई आइडिया है? कोई बता सकता है क्या हुआ था जोशीमठ में? एनीवन? सर बादल फटा था. अर्थ का जमीन जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड से मकानों में दरारें पड़ गई थी, मकान टूट गए थे, सड़कों में दरार पड़ गई थी और बहुत मेजर लॉस हुआ था. इट मीन्स लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, सब्सिडेंस, ये कुछ इस तरीके के पेरिल्स हैं जो कि मकानों को ध्वस्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडेंस. अब सब्सिडेंस का आप में से किसी को हिंदी का अर्थ भी नहीं पता होगा कि सब्सिडेंस होता क्या है. कोई बता सकता है सब्सिडेंस का मीनिंग क्या है हिंदी में? सब्सिडेंस कहते किसको है? 50 बार पढ़ लिया हुआ है आपने फायर पॉलिसी का पेरिल. सर जो भी लैंड मास होता है वो एक साथ को सब कर जाता है. जमीन क्या You are somewhere near to the answer but not correct exactly. Risking under the land between their
poor interest. देखिए सब्सिडेंस को बोलते हैं धंसना, जमीन का धंसना। इसको ऐसे बोला जाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लैंड। अब जैसे कहीं जमीन खोखली है या पोली है तो जमीन धंसती चली जाएगी, और आप इमेजिन करें कि उसी जमीन के पोर्शन पर सपोज कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है, कोई कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, किसी भी तरीके की है, और मान लिया जमीन एक मंजिल नीचे धंस गई, एक मंजिल उस मकान का पोर्शन भी नीचे चला गया, तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू पुल आउट दैट हाउस ऑन द लैंड लेवल, फिर वो खत्म है। तो इस तरीके के लॉसेस पॉसिबल हैं अगर लैंडस्लाइड होती है तो, सब्सिडेंस होता है तो। और ये ऐसी घटनाएं कभी कहके नहीं होती, कोई पूर्वानुमान भी नहीं होता, और आप सडन होती है। दे आर कॉल्ड ऑलमोस्ट नेचुरल कैलेमिटीज। तो ऐसी घटनाएं कभी भी किसी भी एरिया में भी हो सकती है। जोशीमठ का तो अभी आपने रिसेंटली सुना है, इसके मायने ये तो है नहीं कि पहले लैंडस्लाइड नहीं हुआ, होता ही रहता है। तो ये जो पेरिल्स हैं, इनमें अगर किसी पेरिल से लॉस होता है और उसके बाद कोई थेफ्ट हो जाती है तो फ्रॉम डे 1 टू डे 7 वो थेफ्ट भी कवर होगी। बट फॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिसी होल्डर की इस पॉलिसी में से कोई भी पेरिल अब डिलीट नहीं होगा। ऑल 14 पेरिल्स विल कंटिन्यू फ्रॉम डे 1 टू एक्सपायरी डेट। अब इसमें जो एड ऑन कवर फ्री में या विदाउट कॉस्ट इनबिल्ट कवर बना दिए गए हैं, उनमें पहली चीज तो ये की गई कि दो चीजों की तो लिमिट रिवाइज की गई है जो कि पहले से एग्जिस्टेंट थे। आर्किटेक्ट सर्वेयर कंसल्टेंट इंजीनियर फी को 3% से बढ़ा के 5% किया गया, रिमूवल ऑफ डेब्रीज को 1% से बढ़ा के 2% किया गया। इसका लॉजिक भी बड़ा सही था क्योंकि ये जब से टैरिफ बना है तब से ये पुरानी रेट चली आ रही थी, और अभी 2021 में इनको चेंज किया गया, तो यू कैन प्रिज्यूम हाउ लॉन्ग इट हैज टेकन टू रिवाइज द लिमिट्स। और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं की गई है, ऑलमोस्ट डबल ही की गई, बस इससे ज्यादा नहीं की गई। लेकिन लॉस ऑफ रेंट फॉर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन, ऐसे पेरेंट्स को अब इनबिल्ट कवर में डाल दिया गया है। इसका बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को जाता है। अब इसमें 2 ऑप्शनल कवर भी रखे गए हैं। ऑप्शनल कवर के मायने कस्टमर चाहे तो ले चाहे तो ना ले, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट कवर है। अब जैसे किसी के भी घर में, हमारे आपके घरों में भी नॉर्मली लेडीज अपनी पर्सनल ज्वेलरी तो रखती है, बाकी बेशक बैंक लॉकर ले रखा हो तो भी 2, 3, 4, 5 लाख की ज्वेलरी तो हर घर में आपको एवरेज मिली जाती है इंडिया में एटलीस्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा गया कि क्योंकि ज्वेलरी एक वैल्यूएबल आइटम है और घरों में ज्वेलरी आमतौर पर पाई जाती है, तो आरडी ने इस पर भी गौर किया कि इसको भी शामिल किया जाए कवर में, लेकिन ऑप्शनल बना दिया जाए। अगर कोई चाहे कवर कराना तो वो एडिशनल प्रीमियम दे, और इसी पॉलिसी में फायर पॉलिसी में ही वैल्यूएबल्स का रिस्क कवर हो जाएगी ज्वेलरी की, प्लस पीए। अब पीए की पॉलिसी सेपरेट है ऑल इंडिया में, लेकिन अगर मकान गिरता है, टूटता है, कोलैप्स होता है, बिल्डिंग में किसी और तरीके से लॉस होता है और उसका लैंड लेडी या लैंड लॉर्ड किसी की डेथ हो जाती है, तो इस पर्सपेक्टिव में भी पीए कवर को भी ऑप्शनल करके डाला गया कि पर्सनल एक्सचेंज कवर भी लिया जा सकता है। ऑप्शनल है लेकिन लिमिटेड है, 5 लाख तक का ही सम इंश्योर्ड रहेगा पर पर्सन। केवल लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड ही ले सकते हैं, बच्चे कवर नहीं होंगे, प्रीमियम रेट भी बहुत कम रहेगी। ये दोनों कवर ऑप्शनल होंगे एज पर चॉइस ऑफ द इश्यू। अब बेसिकली इस पॉलिसी में कवर क्या है ये देखने वाली चीज है, और इस एक पॉलिसी में 4 तरीके की रिस्क कवर है। वो 4 रिस्क क्या है देखिए, होम बिल्डिंग, सेकेंड एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ द होम बिल्डिंग, थर्ड जनरल कंटेंट्स एंड फोर्थ वैल्यूएबल कंटेंट्स। इन 4 चीजों का इंश्योरेंस इस एक ही पॉलिसी में अवेलेबल है, और इन 4 चीजों का इंश्योरेंस करने के लिए ये पॉलिसी 7 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास 7 डिफरेंट फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स। अब जैसे मान लिया मेरे पास सिर्फ मकान है और कुछ भी नहीं,
तो मैं ओनली बिल्डिंग का इंश्योरेंस ले सकता हूँ। लेकिन मैं इस मकान में रह रहा हूँ और मेरे पास मकान में घर में सामान भी है, तो मैं बिल्डिंग प्लस कंटेंट ले सकता हूँ। अगर मेरे पास वैल्यूएबल्स भी हैं तो उसका भी ले सकता हूँ। मेरे मकान में एडिशनल स्ट्रक्चर भी है, उसका भी ले सकता हूँ। और मान लिया मकान का मालिक ही मैं नहीं हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरे पास हैं, कंटेंट्स भी हैं, वैल्यूएबल कंटेंट्स भी हैं, तो उसका भी ले सकता हूँ। कंटेंट्स प्लस वैल्यूएबल कंटेंट्स का भी ले सकता हूँ। तो ये 7 फॉर्मेट्स हो गए, क्योंकि हर पर्सन की सिचुएशन एक चीज तो नहीं होगी। वन शूज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। किसी के पास मकान है, किसी के पास सामान है, मकान सामान है, किसी के पास मकान नहीं है, सिर्फ सामान है, वैल्यूएबल भी है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ए पर्सन 7 फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। आउट ऑफ 7 वन कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। लेकिन यहां देखने वाली एक ये चीज है कि ये जो कंटेंट्स है इसकी एक लिमिट फिक्स है, उस लिमिट के हिसाब से ही कंटेंट्स का इंश्योरेंस मिलेगा। अब इन चारों चीजों को डिफाइन भी किया गया है। जैसे होम बिल्डिंग है, तो होम बिल्डिंग को हम एडिशनल स्ट्रक्चर से कहां सेपरेट करते हैं और होम बिल्डिंग में क्या क्या शामिल होगा, ये समझने की चीज है। तो होम बिल्डिंग का माना गया है कि एक रेजिडेंशियल यूनिट को हम होम बिल्डिंग बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मली आजकल जितने भी वो फ्लैट्स कल्चर है ना, तो फ्लैट्स लिए जाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लिए जाते हैं, सोसाइटीज में लिए जाते हैं। अब उसमें 20 फ्लोर की एक टावर है जिसमें 100 फ्लैट्स बने हुए हैं। कोई 2 BHK ले रहा है, कोई 3 BHK ले रहा है, कोई 4 BHK ले रहा है, कोई 1 BHK ले रहा है। एवरी काइंड ऑफ फ्लैट्स आर अवेलेबल। और उसमें आपका पोर्शन क्या है ये देखना है। तो वो जो रेजिडेंशियल यूनिट है जिसमें कि परमानेंट फिक्सचर्स और फिटिंग्स हैं, फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, रूफ है, लाइक सैनिटरी फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये सारी परमानेंट फिटिंग्स उस घर का पार्ट होगी। तो दिस इज कॉल्ड होम बिल्डिंग। तो फिर एडिशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? अब एडिशनल स्ट्रक्चर में रहेगा गैराज, डोमेस्टिक आउट हाउस जिसको आप सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं, पार्किंग स्पेसेस, कंपाउंड वॉल, फेंसेस, तारबंदी जो होती है, गेट्स, रिटेनिंग वॉल्स, इंटरनल रोड्स, वरांडा, पोर्च, सेप्टिक टैंक्स, फिक्स्ड वाटर स्टोरेज यूनिट्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स। ये सोसाइटी में जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उतनी जगह सारी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। लेकिन उसमें आपका क्या है ये देखना है, क्योंकि आपकी एक रेजिडेंशियल यूनिट है, प्लस आप कुछ एमिनिटीज को यूज करने का भी राइट है आपको। जैसे कोई गैराज है या पोर्च है या बरांडा है या गैलरी है, तो उसका भी 25% आपके पोर्शन में जोड़ा जाएगा। अच्छा, जनरल कंटेंट्स क्या होंगे? आप इस पॉलिसी में अगर जनरल कंटेंट्स का भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हर मकान में आमतौर पर जो जरूरत की चीजें होती हैं वो होती हैं, जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सोलर पैनल, वाटर स्टोरेज इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्लोथ्स, वेयरिंग अपैरल्स और इस तरीके की चीजें हर घर में होती हैं। तो ये जनरल कंटेंट्स हो गए। लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट्स में केवल वही आइटम्स होंगे जो कि ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, एंटिक आइटम्स, क्यूरियोज, इस तरीके की जो कीमती चीजें होती हैं। अब क्योंकि ये चारों इस पॉलिसी का पार्ट हो सकते हैं, इसलिए इन चारों का सम इंश्योर्ड भी कैसे निकाला जाएगा ये भी आप सुनेंगे। और यह सम इंश्योर्ड निकालने वाला फंडा IRDAI का सबसे अच्छा काम है, क्योंकि पहले क्या होता था, इवन इंश्योरेंस को भी क्लैरिटी नहीं होती थी, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता था। तो मकानों का इंश्योरेंस कोई परचेज वैल्यू पे कर रहा है, कोई सेल वैल्यू पे कर रहा है, कोई बुक वैल्यू पे कर रहा है, कोई डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे कर रहा है, बहुत सारी वैल्यूज फैशन में थी। RDAI ने सबको स्टॉप कर दिया और सम इंश्योर्ड निकालने का एक फंडा डिसाइड किया कि सम इंश्योर्ड विल बी कारपेट एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर इन स्क्वायर मीटर्स इनटू रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द पॉलिसी कमेंसमेंट डेट, बस और कुछ नहीं चाहिए।
यानी कि मकान कितने स्क्वायर मीटर का है, उसका कारपेट एरिया कितना है, और उस स्क्वायर मीटर में उसकी रेट पर स्क्वायर मीटर क्या चल रही है आज की डेट में। आज की डेट में, परचेज डेट में नहीं, आज की डेट में। बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही सम इंश्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 2 BHK लिया किसी भी सोसाइटी में, उसका कारपेट एरिया 100 स्क्वायर मीटर और उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर है 15,000 रुपीज। तो 15 लाख का होगा। इसका सम इंश्योर्ड सिर्फ 15 लाख ही होगा। अगर इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, 2 साल बाद बढ़ेगी, 4 साल बाद बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी, तो बड़ी रेट करेगी। कारपेट एरिया तो चेंज नहीं होगा, कारपेट एरिया तो उतना ही रहेगा। 100 स्क्वायर मीटर का है तो 100 स्क्वायर मीटर ही रहेगा। बड़ी रेट से जिस डेट को आप बीमा करा रहे हैं उस डेट को बड़ी रेट से करा सकते हैं। 20,000 हो गई तो 20,000 से कराइए, 25,000 हो गई 25,000 से कराइए। कारपेट एरिया तो फिक्स रहेगा। तो सिर्फ कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर्स इनटू रेट या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर कुछ आपने गलत भी किया है, फॉर एग्जाम्पल 100 स्क्वायर मीटर का मकान है, 20,000 की रेट चल रही है, 20 लाख का आपने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन अगर लॉस के टाइम पे पाया गया कि रेट तो 16,000 की चल रही थी, आपने 20,000 की रेट से करा लिया, नथिंग रॉन्ग, कंपनी की लायबिलिटी 20,000, क्योंकि आपने 20,000 की रेट से कराया तो 20 लाख की लायबिलिटी, क्योंकि रेट कम ज़्यादा हो सकती है, स्क्वायर मीटर कम ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कारपेट एरिया को और क्लैरिटी से समझें तो कारपेट एरिया एक्चुअली नेट यूजेबल फ्लोर एरिया को बोला जाता है। अगर मेरा 2 BHK है तो 2 BHK में मेरा नेट यूजेबल फ्लोर एरिया कितना है, वो मेरा कारपेट एरिया है। इसके अलावा जो भी मेरा बरांडा एरिया है या ओपन टेरेस है या इंटरनल पार्टीशन वॉल्स है रेजिडेंशियल यूनिट की, वो मेरी अपनी नहीं है। तो फॉर एनी एनक्लोज स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइट इट इज नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ सच स्ट्रक्चर, वो मेरा कारपेट एरिया है। बाकी एरिया जो मैं यूज कर रहा हूँ कॉमन, जैसे पार्किंग एरिया, टेरेस है, बरांडा है, इसका 25% एरिया मेरे में शामिल होगा, क्योंकि यूजर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 25% पर मेरा राइट है, उसको मैं अपने कारपेट एरिया में शामिल कर सकता हूँ। एडिशनल स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आपको प्रपोजर ही देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कितनी कॉस्ट लगी है उस एडिशनल स्ट्रक्चर को कराने में। तो वो जो भी उसकी कॉस्ट लगी है वो रेट इज एक्सेप्टेबल, या यूँ कह लें प्रिवेलिंग रेट पर, आज की रेट में जो उसकी रेट है वो एडिशनल स्ट्रक्चर की वैल्यू हो जाएगी। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एस्केलेशन, कि पॉलिसी में सम इंश्योर्ड एस्केलेट कैसे होगा, क्योंकि पॉलिसी तो 1 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। अब अगर 1 साल की पॉलिसी है मान लिया, तो सम इंश्योर्ड को ऑटोमेटिकली बढ़ना है और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के बढ़ना है। तो कौन सा फार्मूला है जिससे सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉलिसी में तो जो सम इंश्योर्ड लिख दिया, 15 लाख की पॉलिसी ली तो 15 लाख लिख दी है, लेकिन 1 साल में ही अगर उसकी वैल्यू 15 लाख से ज़्यादा हो गई तो कोई इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख से ज़्यादा ही पे करेगी, सम इंश्योर्ड से ज़्यादा पे करेगी। एस्केलेशन का फार्मूला है इसलिए। तो एस्केलेशन का फार्मूला है क्या, ये समझ, ये कहता है 1/365 into 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। बहुत सिंपल है। जैसे मान लिया मैंने 1 अप्रैल 2022 को एक 10 लाख का मकान खरीदा और उसके 10 लाख का बीमा करा लिया। अब 3 महीने बाद मैं जानना चाहता हूं कि मैंने 10 लाख की जो पॉलिसी ली थी उस पर सम इंश्योर्ड मेरा अब कितना बढ़ गया। 1 अप्रैल को लिया था, 1 जुलाई को मैं चेक करना चाहता हूँ, यानी 90 डेज 91st डे को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी आज की रेट में सम इंश्योर्ड में इंक्रीज कितनी हुई है। तो फॉर्मूला है 91/365 into 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड।
91/365, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड 10 लाख का 1 लाख हो गया। तो इससे निकल के आया 24,931। इट मीन्स अगर 3 महीने बाद 91st को अगर मेरा मकान टोटली कोलैप्स हो जाता है अर्थक्वेक में या लैंडस्लाइड में या फायर से किसी और रीजन से, तो आई एम एंटाइटल्ड फॉर द क्लेम ऑफ 10,24,931 रुपीज। ये जो एस्केलेटेड वैल्यू है, दिस इज नॉट फॉर रीसेल पर्पज, दिस इज नॉट फॉर मार्केट वैल्यूएशन, दिस इज ओनली फॉर द इंश्योरेंस पर्पज। इसी पॉलिसी में, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में इसी रेट से पॉलिसी एस्केलेशन होगा। और अगर पॉलिसी लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म मीन्स मैक्सिमम 10 ईयर्स, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बढ़ेगा विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम, और 10 ईयर्स के लिए बढ़ेगा। तो फॉर्मूला 10% पर ईयर, 10% पर ईयर की इंक्रीज होगी। अब मान लिया यही मकान मेरा 10 साल के लिए मैंने पॉलिसी लेना चाहता हूँ, 10 लाख ही मेरा सम इंश्योर्ड है, 50 लाख भी हो सकता है, 100 लाख भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया 10 लाख ही है, और मैं 3 साल बाद देखना चाहता हूँ कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना बढ़ गया, तो 10% पर ईयर बढ़ रहा है, 1 लाख पर ईयर। 3 साल कंप्लीट होने पर 13 लाख हो गए, चौथे रिन्यूअल, चौथे साल में। 7 साल कंप्लीट करने पे 8वें साल में कितना हुआ, 17 लाख हो गए। ये 10% बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक। The sum insured will automatically increase each year by 10% for home building cover without additional premium for a maximum of 100% of the sum insured at policy commencement date। यानी लास्ट ईयर में ये 19 लाख पे हो जाएगा, पॉलिसी एक्सपायरी रेट को 20 लाख पे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक। और ये एस्केलेशन का फंडा इसलिए है कि आप सभी जानते हैं कि मकानों की वैल्यू हमेशा अपवर्ड इंक्रीज होती है। दैट मीन्स अगर मैं ये सोच लूँ कि मैंने आज ही पॉलिसी लेनी है, 10 साल की लेनी है, मैंने 10 लाख की ले ली, और मेरा 8 साल बाद मकान का लॉस होता है, कंपनी मेरे को 10 लाख ही देती है, तो मतलब लॉस हो गया ना मेरा। तो क्योंकि हो सकता है उस वक्त मेरे मकान की वैल्यू 20 लाख हो गई हो, 22 लाख हो गई हो, 18 लाख हो गई हो, कुछ भी हो गई। इंक्रीज तो होनी है ना। इंक्रीज इसलिए होनी है कि लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लोकेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इंक्रीज तो होना ही होना। इसलिए एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कंटेंट का इंश्योरेंस भी अलग है, कंटेंट का इंश्योरेंस अलग है, लेकिन उस पर एक लिमिट है कि 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मेरे मकान का सम इंश्योर्ड 20 लाख है, तो मैं 4 लाख का मकान का सामान का बीमा करा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सामान 6 लाख का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब बीमा के बाद मैं 2 लाख के सामान को फेंक दूंगा। मैं 6 लाख का भी बीमा करा सकता हूँ, मुझे अपनी लिस्ट देनी होगी और अंडरराइटर ने स्पेशल अप्रूवल देना होगा, 6 लाख का भी हो जाएगा। नॉर्मली इट इज 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ द हाउस। और इस कंटेंट पे कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, केवल हाउस की ही सम इंश्योर्ड पे एस्केलेशन हुआ। अब है वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल्स जितने भी है घर में, जो भी ज्वेलरी वगैरह है, 5 लाख तक की ज्वेलरी के लिए तो कोई भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं। 1 लाख से कोई ज्यादा का आइटम है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए, 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब कितने की है रियली। अगर आपके पास इनका एक्चुअल इनवॉइस है तो भी चलेगा, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। 1 लाख से ज्यादा का अगर कोई आइटम है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। टोटल 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है तो भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। और उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में सारे ज्वेलरी तो सिर्फ 2 लाख की है, लेकिन उसमें एक नेकलेस है वो 1,10,000 का।
तो मुझे 1,10,000 वाले आइटम के लिए इनवॉइस चाहिए, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। और 6 लाख की ज्वेलरी है मान ली, कोई आइटम 50,000 से ज़्यादा का नहीं, तो भी मुझे वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब सम इंश्योर्ड लेते समय ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के सम इंश्योर्ड के लिए तो हमने फॉर्मूला दे दिया, कारपेट एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये उसकी रीस्टेटमेंट वैल्यू होगी। एडिशनल स्ट्रक्चर के लिए रियल कॉस्ट का होगा, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगी है उसमें। कंटेंट्स के लिए कंटेंट्स वैल्यू, जो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। वैल्यूएबल्स के लिए एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो एग्री किया गया, चाहे वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट पे हो या इंश्योरर और इंश्योरेंट के बीच में कोई कंसेंट बनी हो। लॉस ऑफ रेंट इसमें कवर है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट पे और प्रपोजल में पहले देना होगा कि अगर कोई रेंटेड पोर्शन है मकान का, उसमें लॉस हो जाता है बाई चांस, तो उसको कितने टाइम में रिपेयर कर दिया जाएगा, उतने मंथ का उसमें लॉस ऑफ रेंट कवर हो जाएगा। आप मान के चलते हैं कि आपने नीचे वाला सारा फ्लोर किराए पे दे रखा है, अगर उसमें कोई डैमेज हो गया तो उसको कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। आपने 4 महीने का प्रपोजल फॉर्म में दे दिया, बाई चांस ऐसा होता है फ्लड से या फायर से किसी भी चीज़ से लॉस हो जाता है इंश्योरेंस से, और आपको अगर लॉस ऑफ रेंट 6 महीने का भी होता है तो भी, क्योंकि आपने प्रपोजल 4 मंथ का किया तो 4 मंथ का ही आपको मिलेगा। अल्टरनेट एक्वाडेशन में भी अगर कोई एडिशनल खर्चा हुआ वो भी मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज अगर ऑप्ट किया है तो उसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज पर पर्सन के हिसाब से रहेगा। सम इंश्योर्ड फिक्स्ड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, केवल मिलेगा भी 2 ही पर्सन को, हस्बैंड वाइफ जो ओनर है, बच्चे भी कवर नहीं होंगे। और ये भी उसी तरीके से लागू होगा जैसे थेफ्ट लागू होता है कि अगर किसी और कारण से लॉस हुआ है और उसमें लैंडलेडी या लैंडलॉर्ड के साथ कोई परमानेंट डेथ का केस हो गया, मतलब डेथ का केस हो गया, तो ये सम इंश्योर्ड नॉमिनी को पेबल मिल जाएगा। सर एक इसमें जो रेज स्टेटमेंट वैल्यू तो कल सबको बिल्कुल क्लैरिटी में आ गया, तो ये रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कंटेंट है, एक बार इन्हें एग्जांपल से समझेंगे तो ये और क्लैरिटी में। हाँ, रिप्लेसमेंट वैल्यू कंटेंट्स के केस में क्या है, कंटेंट्स की आप कोई रेज स्टेटमेंट वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू डेली चेंज होती है। ये तो घर के सामान, आज किस रेट में मिल रहा है आपको, कल किस रेट में मिलेगा, नोबडी नोस। इन सच ए केस उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू जो भी है कि कितने में आ रहा है आज की डेट में, बस वही उसकी पेबल होगी या वही सम इंश्योर्ड होगा। तो आज आपने जितने में लिया है वो सम इंश्योर्ड हो जाएगा उससे, पिछली वैल्यू क्या रही है उसको मिल जाएगी बस। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई घर के आइटम्स में कोई 40,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो वो 40,000 रुपये उसका सम इंश्योर्ड हो गया। और पहनने के कपड़े हैं नॉर्मली, अब आजकल सूट वूट कोई लेने जाता है तो 15-20,000 तो मामूली सी चीज़ है, अब 20,000 में सूट बनवाया कोई तो उसकी 20,000 होगी। तो ये कंटेंट्स की एक लिस्ट नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियां लेती हैं, जिससे आइडिया लग जाए कि कितना कंटेंट्स है, क्योंकि उसकी ज़रूरत क्लेम के टाइम पे पड़ती है, इंश्योरेंस के टाइम पे तो ज़रूरत पड़ती नहीं। इंश्योरेंस के टाइम पे तो आपने घर में आपके 4 लाख की लिस्ट दे दी, सामान भले 3 लाख का हो तो कोई चेक करने नहीं बैठा है। लेकिन जब क्लेम होगा तो उसमें देखा जाएगा कि जिस आइटम को लॉस हुआ है क्या वो आइटम उस लिस्ट में है भी या नहीं, और जितने की आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू उसमें कवर हो जाएगी। तो वही रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसके पर्पज के लिए, और अलग से कुछ नहीं। बाकी रीस्टेटमेंट वैल्यू प्रॉपर्टी डिटेल्स में, जैसे कि बिल्डिंग और एडिशनल स्ट्रक्चर में। और सर इसमें क्वेरी था कंटेंट वाले में, जैसे आज के दिन में जो कपड़ों का वैल्यू है या जो मशीनरीज का वैल्यू है,
मतलब आज से 10 साल पहले एक बड़ी टीवी जितने की आती थी, एवरी डे ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रहा है, आज उससे बेटर टीवी है, उससे बेटर कपड़े मैं सस्ते दाम पे खरीद लेता हूँ। तो इसका ये वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ एनी लॉस? हम अभी सम इंश्योर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड हम लेंगे वो किस बेसिस पर लेंगे? क्लेम की बात अभी हम ये पॉलिसी लेते टाइम इन आइटम्स का सम इंश्योर्ड कैसे लेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं। तो कंटेंट्स में जितने भी कंटेंट्स हैं घर के, उनको हमने जिस वैल्यू पे खरीदा है वो हमारी आज की रेट की रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी। आज की रेट पुरानी है, मान लिया जैसे 3 साल पहले टीवी खरीदा है और आज उसकी कीमत वाली 40,000, तो आज रिप्लेसमेंट वैल्यू 40,000 रुपये बीमा करा लीजिए इसका, सिंपल थिंग। तो ये रिप्लेसमेंट वैल्यू आज की रेट में देखी जाएगी। ये सम इंश्योर्ड का क्राइटेरिया है। क्लेम के टाइम पे देखा जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या हो। अब है पॉलिसी पीरियड। नहीं सर, प्रोवाइडेड एक चीज और होगा, मतलब चांसेस लाइक सपोज एक कंटेंट के वैल्यू में 20,000 का सम इंश्योर्ड में ले लिया है और उस पर्टिकुलर कंटेंट का 20,000 से हटके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी मार्केट में उसकी कॉस्टिंग आ गई है 15,000, क्लेम अकर्ड हो गई है और क्लेम दर्ज हो गई है, लिस्ट के अंदर 20,000 है और उसकी वैल्यू मार्केट में उस टाइम 15,000 में मिल रही है, लेकिन मेरी सम इंश्योर्ड 20,000 है। अब क्लेम के टाइम में कस्टमर क्या करेगा, मैंने 20,000 का मैंने सम इंश्योर्ड का प्रीमियम दिया, मुझे 20,000 चाहिए, लेकिन जबकि रिप्लेसमेंट वैल्यू में हम बात करें 15,000 में उसको आइटम दे सकता हूँ, तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो उसमें सेटलमेंट में कैसे, हाउ थिंग्स विल टेक अ सेट? एक मिनट, अभी क्लेम के पॉइंट पे आते हैं, सम इंश्योर्ड का फाइनल करें। तो ये सम इंश्योर्ड हो गया पॉलिसी का। फिर आते हैं पॉलिसी पीरियड पर। पॉलिसी पीरियड हमारा कन्फाइंड है 1 to 10 ईयर्स, लेकिन इस 10 ईयर्स में ये कोई स्ट्रिक्ट बार लाइन नहीं है 10 ईयर्स की लेनी है। 5 ईयर्स की हो सकती है, 7 ईयर्स की भी हो सकती है, 8 ईयर्स की भी होती है। 1 to 10 ऑप्शन है। कोई भी इंश्योर्ड अपने चारों आइटम्स के लिए अगर वो चारों कवर कराता है, चॉइस पर उसकी 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए। अब ये 10 ईयर्स को इसलिए भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि लॉन्ग टर्म के रिकॉर्ड्स रखना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले 30-35 साल तक की पॉलिसी दी जा रही थी, आज भी दी जा रही है, लेकिन कोई 15 साल 20 साल बाद अगर उन पर क्लेम कर रहा है तो उनके रिकॉर्ड्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए कन्फाइंड कर दिया गया। फिर है, नॉर्मली आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा कि मकान है और मकान में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है। मकान रेजिडेंशियल है और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है, और हर बड़े शहर में आपको ये, हर कॉलोनी में आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 फ्लोर का मकान है, ऊपर रेजिडेंस बनाया हुआ है, नीचे बुटीक खोल रखा है, या कोई ग्रोसरी शॉप खोल रखी है, कोई स्टेशनरी शॉप खोल रखी है, और उसको चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप उस रेजिडेंशियल हाउस का बीमा कर रहे हैं तो आप उस पूरे मकान को रेजिडेंशियल पॉलिसी देंगे, या जिस पोर्शन में रेजिडेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है उसी को देंगे, बाकी जो कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है उसको कॉमर्शियल दे देंगे। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो IRD ने इसको क्लैरिटी दे दी। IRD कहता है 2 फ्लोर का हो, 3 फ्लोर का हो, भले कितने भी फ्लोर का हो, अगर उसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले पोर्शन को आप रेजिडेंशियल में इंश्योर कर सकते हैं, अगर ये 3 चीजें ना हो तो। बशर्ते कि ये 3 चीजें ना हो, आप पूरी बिल्डिंग का रेजिडेंशियल इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब वो 3 चीजें क्या है कि वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको या तो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी कर रही है, और कोई पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। तीसरी चीज, उसको रेंट आउट नहीं किया गया है। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। मतलब लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी के साथ कोई पार्टनर भी नहीं होना चाहिए। जैसे हस्बैंड चला रहा है या वाइफ चला रही है तो वो रेजिडेंशियल का पार्ट हो गया। कोई एम्प्लॉय नहीं है तो भी वो रेजिडेंशियल का पार्ट है। रेंट आउट नहीं किया तो भी वो रेजिडेंशियल का पार्ट है। लेकिन इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन ब्रेक होती है
मान लिया आपने कोई एक सेल्समैन ही रख लिया, तो फिर वो कमर्शियल होगी। पर आपके ऊपर वाले पोर्शन का रेजिडेंशियल इंश्योरेंस होगा, नीचे वाले का कमर्शियल इंश्योरेंस होगा, जिसमें आपको सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी देनी है। या आपने नीचे वाले पोर्शन को रेंट आउट कर दिया और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो भी नीचे वाले के लिए फिर सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी लगेगी। तो अब इसमें क्लैरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 3 कंडीशन अगर हैं, तीनों में से एक भी है, तो फिर वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें देखना यह है कि लॉस ऑफ रेंट का जो क्लॉज रखा गया है, उसमें प्रपोजल के टाइम पे जितने महीने लिखे गए हैं और जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रेंट लिखी गई है, उतना ही लॉस माना जाएगा, चाहे लॉस इससे ज़्यादा हुआ है या कम हुआ हो। जैसे मान लिया एक पोर्शन मैंने नीचे वाला 20,000 रुपये महीने किराए पे दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ डैमेज हो गया तो मैं इसको 4 महीने में कंप्लीट करा लूँ, और वो डैमेज हो गया, फिर 400 रुपये से रिपेयर कराने में 5 महीने लगे और 6 महीने लगे हैं, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी 80,000 रुपये के लिए लिमिटेड होगी। मैं इसे ज़्यादा ले सकता हूँ, 3 साल तक के लिए ले सकता हूँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इसी तरीके से अल्टरनेट रिकमेंडेशन में भी अगर कोई है, क्योंकि मेरा पोर्शन डैमेज हो गया, मुझे कोई अल्टरनेट रिकमेंडेशन लेनी पड़ी है, उसके लिए मुझे ज़्यादा किराया देना पड़ा है, तो वो डिफरेंस अमाउंट भी कवर हो जाएगा, इसका भी प्रोविजन किया गया है। पर वैल्यूएबल कंटेंट्स, क्योंकि घर में है, ऑप्शनल कवर है, जहाँ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की जरूरत है मैं सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, मेरा इंश्योरेंस भी हो गया वैल्यूएबल का, लेकिन आइटम उसमें वही होंगे, ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। पीए का भी यही ऑप्शनल कवर है, 5 लाख का कवर है, सिर्फ हस्बैंड या वाइफ ले सकते हैं, बच्चे कवर होंगे नहीं, किसी इंसिडेंट से अगर फॉलोड डेथ हुई है तो ही कवर होगा। लेकिन ये अगर कोई मकान कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, तो उसको पीए कवर नहीं दिया जाएगा। 12 रुपये पर पर्सन का प्रीमियम है इसमें, प्रीमियम रेट इज ओनली 5 लाख से ज़्यादा सम इंश्योर्ड होगा नहीं, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। और उसमें एक अच्छी चीज़ देखिए, लोनेबल है मकान को, हाँ मकान पे अगर लोन चल रहा है किसी बैंक का, हाँ उस कंडीशन में, हाँ लोन चल रहा हो दे सकते हैं, लेकिन अगर उधर से किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसको नहीं दे सकते। नहीं, अगर उसने किसी की मतलब माइक्रो फाइनेंस या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रखा है, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं नहीं, रखा है, दैट इज अलाउड। अब एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस। इस पॉलिसी में ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया इंश्योर्ड को कि अगर उसके मकान की आज की रेट में रीस्टेटमेंट वैल्यू 50 लाख है और उसने 40 लाख का ही बीमा कराया है, तो भी अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होगा। बस फॉर्मूला ये देखना है कि उसने सम इंश्योर्ड जो निकाला है और कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर्स इनटू कॉस्ट ऑफ कारपेट एरिया पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद रेट कितनी बढ़ी है, लॉस की रेट में कितनी वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस इस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं है। और आप लोगों के केस में खासतौर से एक बात बता दूं, क्योंकि आप बैंक फाइनेंस वाले केसेस ज़्यादा करते हो, तो वहाँ जहाँ पर कि मकान का इंश्योरेंस आता है 50 लाख और बैंक का आउटस्टैंडिंग लोन है केवल 30 लाख, बैंक ने 30 लाख की पॉलिसी ले रही है, तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं हो। तो इंश्योर्ड को किसी भी तरीके का यहाँ लॉस होने की गुंजाइश अंडर इंश्योरेंस से नहीं है एट द टाइम ऑफ क्लेम। कंपल्सरी एक्सेस भी नहीं है क्लेम के टाइम पे। 13 पैरल्स में से किसी भी पैरल से लॉस होता है तो अंडर इंश्योरेंस नहीं है, केवल टेररिज्म के केस में कंपल्सरी एक्सेस एप्लीकेबल है, और वो भी 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम लिमिट दैट इज 10,000 रुपीज एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। यानी कंपल्सरी एक्सेस और किसी भी पैरल से लॉस होने पर अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट टेररिज्म। तो प्रोडक्ट में चेंज क्या हुआ, जैसे मान लिया हमारे पास पॉलिसी है श्री होम केयर, अब वो श्री होम केयर हमारी उस वक्त की पॉलिसी है जबकि पॉलिसी भारत की रक्षा पॉलिसी आई नहीं।
और उसमें इंश्योरेंस जो हम करते थे घर का वो भी शामिल था, लेकिन उस वक्त पॉलिसी लागू होती थी उसमें स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, चाहे वो इंडिविजुअल ड्वेलिंग के लिए था या रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी के लिए था। तो वो पॉलिसी आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट चेंज क्या हुआ है कि ये जो फायर सेक्शन था दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय श्री भारत की रक्षा पॉलिसी। तो ये और भी बेटर हो गया, इंश्योर के लिए और बेटरमेंट हो गया। तो मेजर चेंजेस हुए पॉलिसी में, क्योंकि यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई, तो मेजर चेंजेस में मैक्सिमम 10 साल कर दिया गया। रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए एनुअल पॉलिसी दी जाएगी। बिल्डिंग के साथ में कंटेंट का इंश्योरेंस अवेलेबल हो गया। 12 पैरल की जगह 14 पैरल से अवेलेबल हो गए। कंपल्सरी एक्सेस खत्म हो गया, अंडर इंश्योरेंस खत्म हो गया, डिलीशन ऑफ पैरल खत्म हो गया, कोई पैरल डिलीट नहीं होगा। एस्केलेशन आ गया, ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ सम इंश्योर 10% पर ईयर। ये सारे पॉलिसी को ये बेनिफिट्स इंप्रूव करते हैं, एंड दिस ऑल बेनिफिट्स गोज इन फेवर ऑफ कस्टमर। फिर कुछ चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन दे दूं मैं आपको कि अगर पॉलिसी पीरियड में कोई एडिशन या एक्सटेंशन हो रहा है स्ट्रक्चर में और उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मान लिया आपने कोई 1 फ्लोर का हाउस लिया, ऊपर छत पे खाली था, आपने कुछ से 1 फ्लोर और बनवा दिया, तो जाहिर है कि सब इंश्योर बढ़ गया। हालांकि अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका टोटल लॉस हो गया मकान का, तो आपको जो एस्केलेटेड कॉस्ट है वो तो मिल जाएगी। और अगर आप उसको एडिशनल सम इंश्योर डलवा लेते हैं बाय एंडोर्समेंट, तो वो एस्केलेशन इस एस्केलेटेड कॉस्ट पे भी अलग रहेगा। तो ऐसा चेंज करा सकते हैं। और इसमें जो सम इंश्योर होगा वो 1 रिस्क लोकेशन के हिसाब से होगा। जैसे मान लिया मेरे जयपुर में 3 मकान है, मैं तीनों को एक ही पॉलिसी में कवर नहीं करा सकता, मुझे तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी होगी, मल्टीपल पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिसी लोकेशन स्पेसिफिक है। होम केयर पॉलिसी है वो 1 साल के लिए है, लेकिन उसमें केवल ये फर्स्ट सेक्शन चेंज हो गया, तो ये पॉलिसी दी जा सकती है। इसमें फर्स्ट लॉस बेसिस का भी सिस्टम नहीं है। फर्स्ट लॉस बेसिस क्या होता है कि सम इंश्योर्ड्स या यूँ कहेंगे जिसमें टोटल लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो उसमें कम इंश्योरेंस भी करा लिया जाता है। लेकिन यहाँ वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो रीस्टेटमेंट वैल्यू है और उसका भी फॉर्मूला से डिसाइडेड है, कारपेट एरिया इनटू रेट पर स्क्वायर मीटर, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं। मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड भी चेंज नहीं हुआ, 10 साल से ऊपर नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए केवल 1 साल का ही होगा। इंडिविजुअल ड्वेलिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज, ये सब मकान इंश्योरेबल है। अगर कोई इंश्योर चाहे कि मेरे को हायर एक्सेस कंपल्सरी एक्सेस चाहिए, तो पॉलिसी में कंपल्सरी एक्सेस एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए हायर एक्सेस का मतलब ही नहीं। अब ब्रांचेस को कितनी पावर दी गई है मकानों का इंश्योरेंस करने के लिए, ये अंडरराइटिंग अलाइनमेंट करता है, लेकिन नॉर्मली इस पॉलिसी में डिक्रीज ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए कोई एंडोर्समेंट नहीं आता, क्योंकि मकानों की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। अब ये पॉलिसी ओनर ऑफ द हाउस लेगा या लैंडलॉर्ड लेगा, जो कहें, लेकिन टेनेंट भी ले सकता है, क्योंकि रेजिडेंस हाउस का नहीं होगा, बाकी उसके सामान का बीमा हो जाएगा, कंटेंट्स का, तो ज्वेलरी का भी हो जाएगा, वैल्यूज का, और जो कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जैसे लेसर लेसी है तो वो भी ले सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि रेजिडेंशियल हाउसेस के इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी पर कोई क्लेम आता है तो सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से कम हो जाता है।
अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ रिस्क के लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे करके सम इंश्योर को इंक्रीज करा लेना चाहिए। अगर एडिशनल प्रीमियम नहीं देना चाह रहे हैं तो क्लेम में से जितना प्रीमियम बन रहा है अपने डिफरेंट पीरियड का उतना अमाउंट कटवा करके क्लेम दे देना चाहिए। लेकिन रीस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इज ऑलवेज बेटर टू गेट फुल वैल्यू ऑफ द लॉस। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो ब्रांचेस को अंडरराइटिंग गाइडलाइंस दी गई हैं, शायद 50 लाख तक की है, हालांकि टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है, और हर ब्रांच को इसका कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें कि प्रीमियम कैलकुलेट हो जाती है। केवल वैल्यूएबल्स के केस में थोड़ा अंडरराइटर का पेपर चाहिए होता है, क्योंकि वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हो या इनवॉइस हो, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट का कोई प्रोविजन है ही नहीं, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया, ये कह सकते हैं आप डिटेल डिस्काउंट, और वो डिटेल डिस्काउंट एज पर दी अप्रूवल ऑफ द अंडरराइटर। कैलकुलेटर सबको मिल चुका है। कुछ इसमें वैल्यूएशन भी दिए गए हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन टेबल के चक्कर में आप ना रहे हैं, क्योंकि फंडा वही है कि सम इंश्योर्ड इनटू सम इंश्योर्ड मींस कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर्स इनटू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर, वही क्वालिटी का सम इंश्योर्ड होगा। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए, क्या क्वारी थी बताइए। एनी क्वेश्चंस? Sir, there is one technical question, not technical, practical. There is a practical issue. As per the new rules, as per the IRDA has given a clear instruction that at the time of claim there is no underinsurance clause is there, right? That is very loud and clear. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि at the time of issuing policy, normally I'm talking the housing, housing जो फाइनेंस कंपनीज है, NBFCs है, वो फंड लोन देते हैं टू फ्लैट और इनबिल्ट हाउस और समथिंग। इनके पास क्या होता है, नॉर्मली व्हाट दे विल डू इट, दे विल जस्ट सेंड अस द एक्सेल, ओके, इस महीने में 500 केसेस है, ये प्रीमियम में ये है। अब ब्रांचेस के अंदर जो पॉलिसी बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व एंड आई हैव सीन आल्सो, एंड द रेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनटू कारपेट एरिया इक्वल टू द वैल्यू। अब क्या वो एट द टाइम ऑफ क्लेम, अगर वो, क्योंकि अगर बैंक से या एनबीएफसी फंडिंग होगा तो उनके पास वन लाइनर रिपोर्ट बना ही होता है, वो रिपोर्ट तो यहाँ अवेलेबल होता नहीं है। तो पॉलिसी बनाते हुए ब्रांच की कमर्शियल ऑफिसर क्या करता है, वो एडजस्टमेंट कर देता है। अगर प्रीमियम 2000 का आया, उसने कारपेट एरिया को कर दिया और उधर से रेट को भी कर दिया एडजस्टमेंट, और पॉलिसी बन गई। अब क्लेम आया, ऑफकोर्स सर्वेयर विल आस्क फॉर द रिपोर्ट, भैया मेरे को दो एक असेसमेंट रिपोर्ट दो, उसके अंदर वेरिएशन यू विल फाइंड। तो उस केस में is there any, I mean, either under insurance or deduction or कुछ है? तीन चीजें बता देता हूँ आपको जी। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें होती नहीं हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें 3 चीजें होगी। देखिए, पहला तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि अंडर इंश्योरेंस नहीं है, तो अंडर इंश्योरेंस वाली तो बात ही खत्म हो गई। कंपल्सरी एक्सेस भी नहीं है, वो भी बात खत्म हो गई। ये दोनों चीजों से तो छुटकारा मिल गया। अब अगर रही बात वैल्यूएशन की, तो जो उसने रेट लगाई है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट भी हो सकती है, तीनों पॉसिबिलिटी है। ये भी कर सकता है वो कि जब पिछले साल आया था तो उसमें रेट कुछ और थी, इस साल उसने कुछ रेट और कर दी, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कारपेट एरिया को तो वो चेंज कर नहीं सकता। अगर कारपेट एरिया उसने गलत लिखा तो इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी सर्वेयर पर उसको उसके एग्जैक्ट कारपेट एरिया से ज़्यादा का क्लेम नहीं देगा। वैल्यू उसने ज़्यादा कर दी है तो उसका क्लेम मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 16,000 पर स्क्वायर मीटर की रेट चल रही है, लेकिन उसने 20,000 पर स्क्वायर मीटर की रेट से बीमा करा लिया, तो 20,000 रुपये की रेट से उसको क्लेम मिल जाए, कोई नहीं, क्योंकि उसने प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस हुई, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती से भी कारपेट एरिया में गलती ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। वैल्यू विल फ्लक्चुएट ऑलवेज, क्योंकि अगर गलती होगा तो फिर वो
जो कारपेट एरिया कम लिया है उसको कम मिलेगा। बस रेपुटेशन की गुंजाइश यहाँ भी नहीं है, बस उसको एसेस कर दिया जाएगा प्रॉपर्ली। ओके, सो दैट मीन जो कारपेट एरिया उसने यूटिलाइज किया है या उसमें कैलकुलेशन ले रखा है, जो मैं आप जैसे एग्जांपल 5,000 का प्रीमियम दे रखा है, 20 लाख का समीश्वर था, उसके अंदर टेक्निकल में कारपेट एरिया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो डाल के बन गया पॉलिसी, वो मैच हो गया प्रीमियम। बिल्कुल। अब वो ऑन पीस ऑफ पेपर में जब तक क्लेम नहीं आएगा नोबडी इज गोइंग टू चेक। और इसका सबसे अच्छा सपोर्ट डॉक्यूमेंट ये है कि किसी भी मकान को जो भी कोई परचेज करता है, जिसमें रहता है, उसकी मकान की रजिस्ट्री होती है या उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें बड़े क्लियरली कारपेट एरिया लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ, yes। वो सबसे बड़ा प्रूफ है। तो बस उसमें गुंजाइश नहीं है कोई भी चेंज करने की, उसको आप एज इट इज रखिए, वैल्यू में कितनी भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं। नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस इतना ही होता है, 16 की चल रही 18 कर दिया, 20 कर दिया, करना 14 कर दिया, 15 कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है तो कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्लेम मिल नहीं सकता। उसके लिए प्रैक्टिकल इसको अवॉइड करने के लिए मैंने तो एक्सेल के अंदर जो डेटा आते हैं बेस्ड ऑन दी आवर सिस्टम कैलकुलेशन, वो उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दिया है। फाइनेंशियल लिस्ट आ गया भाई, ये कारपेट एरिया, ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनटू ये और वैल्यू, वो हम ले लेते हैं, उसके साथ चलते हैं। बट मैं एक तो क्लेम आए थे जहाँ पे ये जस्ट आई वुड से कि लैक ऑफ कमर्शियल ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ उसको कुछ भी हो सकता है वाली जो एटीट्यूड में आ गए बनाने के ना, जब अब ज्यादा केसेस होते क्या होता है वो अपने फ्लो में बना देते हैं। अब वो तभी समझ में आएगा जब जिन्हें क्लेम आएगा। एग्जैक्टली ये था। ओके, आई थिंक वन शुड, आई थिंक द गाइस यू शुड हैव द प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, rather than avoid such circumstances, एक एक्सेल के अंदर ये फॉर्मेट तैयार करके लेना चाहिए, करेक्ट इनपुट। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर रागी भैया, सर इसमें एक क्वेरी थी छोटी सी। बहुत बार क्या होता है, जो लोन अमाउंट होता है which is usually 20% lower than the cost of the building, तो या तो बैंक बोल लीजिए या तो बोल दीजिए हम जितना का लोन दे रहे हैं उतना का ही इंश्योरेंस हमको चाहिए मिनिमम। तो कहता है अगर 1 करोड़ का फ्लैट है और 80 लाख का लोन है तो इंश्योरेंस हमेशा 80 लाख पे ही हो जाता है। कस्टमर भी बोलता है 20 लाख का मैं क्यों प्रीमियम दूं, बैंक को 80 लाख चाहिए या एनबीएफसी को 80 लाख चाहिए तो 80 लाख का ही करवाओ। राजीव, ये क्वेश्चन अभी जो मैंने सबसे पूछा था बिल्कुल डायरेक्ट रेलेवेंट है। अगर आप देख रहे हो कारपेट एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के इक्वल टू जो डालोगे तो एक वैल्यू निकलता है, वो वैल्यू 1 करोड़ की हो सकता है। 1 करोड़ से अगर हमसे 80 लाख का मांग रहा है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगा, या तो कारपेट एरिया में करेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में। हाँ, तो अब अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अगर आई थिंक अंडर इंश्योरेंस क्लॉज नहीं है, कुणाल कोई इसमें उसमें है तो सेटलमेंट तो हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे कस्टमर विल सफर कि वो उसने बोलेगा मेरा तो ये वैल्यू ज्यादा था, आपने तो कम लिया, तो वहां फिर डिबेट पर डिस्कशन में आ जाएगा। आई डोंट थिंक सर एंड ऑफ द डे कस्टमर विल बी द लूजर सर, बिकॉज़ उसने वैल्यूएशन कम है उतना ही मिलेगा, बस पॉलिसी सर्विस उस पर जो एस्केलेटेड वैल्यू है वो मिल जाएगी। यस राजीव, क्लियर?